सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आइए देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार बने शब्द समूह को शब्दकोश के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा प्रारंभिक शब्द समूह ठीक मध्य में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हमको लाइक को वर्णमाला के क्रम में अरेंज करना होगा। तो जब इसको करेंगे तो सबसे छोटा ई हो गया, ठीक है। अब ई से बड़ा कौन है तो आई है, आई से बड़ा के है और के से बड़ा एल है। इसका मतलब ई, आई, के और एल। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब दूसरे में सबसे छोटा कौन है तो ई है, ई से बड़ा आई से बड़ा एल और एल से बड़ा भी है। इसमें देखें तो सबसे छोटा ई है, ई से बड़ा एल है, एल से बड़ा ओ है और ओ से बड़ा भी है। अगर इसमें देखें तो इसमें भी सबसे छोटा ई है, ई से बड़ा आई है, आई से बड़ा एल है और एल से बड़ा एम है। अगर लक में देखें तो सबसे छोटा सी है, सी से बड़ा के है, के से बड़ा एल है और एल से बड़ा यू है। तो इसका पहला टर्म एंड कंडीशन जो था कि प्रत्येक के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। तो हमारा पहला जो टर्म एंड कंडीशन था, ये पहला टर्म एंड कंडीशन क्लियर हो गया कि हमने जितने भी शब्द थे उसको हमने वर्णमाला के क्रम में अरेंज कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, और इस प्रकार बने नए शब्द समूह को शब्दकोश के अनुसार इसको पहले बैठाइए। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, एक नंबर पे सी। अब देख लो ई आई, ई आई, ई आई, यानी इसी तीनों में आना है। अब इसमें भी के है, इसमें एल है और इसमें एल है। तो अब 2 नंबर पे ये आएगा। 3 नंबर पे कौन आएगा तो ई आई एल, ई आई एल, एल के बाद भी है, एल के बाद एम, यानी 3 नंबर पे ये आएगा। 4 नंबर पे ये आएगा और 5 नंबर पे ये आएगा। उसने पूछा था कौन सा ठीक मध्य में आएगा, तो 2 इधर कौन कौन खत्म हो गया, 1 2 खत्म हो गया, 4 5 खत्म हो गया, ठीक मध्य में ये आएगा। और ये किसके लिए है तो लाइम के लिए है, LIME। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देख लीजिए कैसा क्वेश्चन था, बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। आप अगर समय दोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और यदि आप समय नहीं दोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है। एक तालिका दी गई है जिसमें संख्या और प्रतीक है और नीचे लेटर को उसको कोडेड किया गया है। अब क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 5 है, हैश है, हैफन है, 4 है और इक्वल टू है। कहता है यदि पहला तत्व एक सम संख्या और अंतिम तत्व एक प्रतीक हो, तो पहला तो बाबू विषम संख्या है ना, यानी पहला कोड अप्लाई नहीं हुआ। फिर कहता है, अच्छा सम संख्या नहीं बोला था जी, पहला एक सम संख्या बोला था। यदि पहला तत्व एक संख्या और अंतिम एक प्रतीक हो, बिल्कुल पहला संख्या और अंतिम प्रतीक है, तो इन दोनों के कुटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, यानी कि 5 को यहां रखना पड़ेगा और इक्वल टू को यहां रखना पड़ेगा। यदि पहला तत्व एक सम संख्या है तो बिल्कुल नहीं, पहला तत्व सम संख्या है, खत्म। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हो तो दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी तीसरा भी अप्लाई नहीं होना है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब ध्यान से देखोगे, इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू के लिए हम लोग आर का यूज करेंगे और हैश के लिए हम लोग भी का यूज करेंगे। हैफन की बात करें तो उसके लिए हम लोग एक्स का यूज करेंगे और 4 के लिए हम लोग बी का यूज करेंगे, जबकि 5 के लिए हम लोग वाई का यूज करेंगे। यानी इसका कोड जो हो जाएगा ना, आर भी एक्स बी वाई हो जाएगा। आर भी एक्स बी वाई ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आंसर हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। देखिए तो ध्यान से,
अगर मेरे पास 9 है, अगर मैंने इसको 9 से गुना किया तो 9 नवा 81 हो गए, और प्लस अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो ये 83 हो जाते हैं। बोलो। इसी तरह से अगर 5 है, 5 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 हो जाएंगे, और अगर मैं +2 कर देता हूं तो 47 हो जाएंगे। तो सेम टर्म एंड कंडीशन से 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। तो 9 चौको 36 हो गया, और +2 इसमें आप ऐड कर लो तो 36 और 2 38 हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर 38 जाना चाहिए। और हमारा आंसर 38 देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए तो बी का प्लेस वैल्यू 2, एफ का प्लेस वैल्यू 6, यानी 4 बढ़ा, और 6 4 10 हो गए। इसी तरह 7 4 11, 11 4 15 हो गया। तो इसी तरह 14 से 4 जुटा 18 4 22 हो गया, और 19 4 23, और 23 4 27 हो गया। यानी पूरे फंक्शन में 4 ऐड करने हैं। अब कहता है कि दोनों त्रियक समान पैटर्न का पालन करते हैं। अब पता करना है कि चारों ऑप्शन में कौन है। तो देखिए तो 19 में अगर हम 4 जोड़ते तो 19 और 4 23 होता है, यहां 22 है, खत्म हो गया। 20 में 4 जोड़ेंगे 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 बी के लिए होता है, खत्म हो गया। 4 में 4 जोड़ा 8 हो गए, 8 4 12 हो गए, बच गया। 9 4 13 हो गया, और 13 4 17 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा जो है वो आंसर हो गए। आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए कहता है कि सर y जो है ना वो लेसर है n से। तो सबसे पहले हम y को मिलवाने की कोशिश करेंगे, किससे? n से। तो देखिए y को किससे मिलना पड़ेगा? p से, और p मिलेगा m से, m मिलेगा n से, मिलेगा ना। तो देखिए तो y के तरफ तो साइन का मुख खुला हुआ होगा, और यहाँ y के तरफ साइन का मुख बंद है, तो गलत हो जाएगा। आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं कि सर y ग्रेटर है किससे? p से, और p सर ग्रेटर है किससे? m से, और m सर ग्रेटर है किससे? n से। इसका मतलब ग्रेटर ग्रेटर और ग्रेटर में सर y को ग्रेटर होना चाहिए n से, यही सही होना था। लेकिन यहाँ y लेसर हो गया है सर n से, इसीलिए इसको हमने गलत कर दिया। तो पहला हमारा गलत है। दूसरे को देखते हैं। o को मिलना है x से। तो देखिए o किसको जानता है? n को, n किसको? m को, m किसको? p को, p किसको? y को, और y किसको? x को। तो देखिए तो ग्रेटर 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 और इक्वल में ग्रेटर स्ट्रॉन्ग साइन है, इसका मतलब x ग्रेटर है, वो से बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अरेंज कर सकते हो। आपने यहाँ तो अरेंज कर लिया था, अब इसके आगे के गेम को आप यहीं पे अरेंज कर लो कि सर y भी जो है ना वो लेसर है x से, और n इक्वल है सर o से। तो देखिए तो ग्रेटर 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 इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी x को ग्रेटर होना है ओ से। जब ऑप्शन का ऑप्शन दे नहीं रखा है तो यही हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखो। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, फिर आपको स्पष्ट रूप से मैं क्या करना चाह रहा हूं वो दिखेगा। देखिए हो गया, ध्यान से देखोगे। 18 से 23 होने के लिए +5 जोड़ूंगा, और 23 से 28 होने के लिए फिर से +5 ही जोड़ूंगा, और 2 से 7 होने के लिए फिर से +5 ही जोड़ूंगा। तो 7 में 5 अगर मैं जोड़ देता हूं तो 7 5 12 हो जाते हैं, यानी L के लिए चाहिए। तो G नंबर वाला ऑप्शन और W नंबर वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें भी G दे रखा है, इसमें भी G दे रखा है, इसमें भी W दे रखा है, इसमें भी W दे रखा है। बस यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 33 है। अब 29 और 33 से ही डिसीजन लेंगे कि अलग कौन होगा। तो देखिए तो कितना है बाबू? 13। 13 में अगर हम 4 जोड़ दे तो 17 हो जाएगा,
और 17 में 4 जोड़ दे तो 21 हो जाएगा, और इसी तरह 21 में 4 जोड़ दे तो 25 हो जाएगा। तो अब हम 25 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 29 होगा ना, और यहाँ 33 दे रखा है, यानी ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2023 और 24 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बैच आशीष सर के द्वारा क्रिएट की गई है। ये बैच, इसकी फी मात्र 299 रुपये है मेरे दोस्त, और ये 19 जनवरी 2024 से सक्रिय हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। इसकी टाइमिंग 10 बजे से 11 बजे तक है। बैच की खासियत क्या है, तो लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, और रेगुलर क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन देख लो। कहता है यदि प्रश्न नीचे दिए गए 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, यदि दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होंगे। तो प्रत्येक अक्षर को यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के बाद में बदलेंगे तो देखिए, तो कैट है हमारे पास, ऑन है हमारे पास, आई है, एंड है, और सैड है ना। अब प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदलोगे तो सी बदलेगा डी में, ए बी में, और टी यू में। इसी तरह ओ बदलेगा पी में, डब्ल्यू बदलेगा एक्स में, और एन बदलेगा ओ में। इसी तरह ई बदलेगा एफ में, वाई जेड में, और ई एफ में। तो ए बदलेगा बी में, एन बदलेगा ओ में, और डी बदलेगा ई में, एस बदलेगा टी में, ए बदलेगा बी में, और डी बदलेगा ई में। यानी प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से हमने बदल दिया जो वर्णमाला में आते हैं। अब देखिए क्या कहता है, इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होंगे। तो इसमें एक स्वर है कम से कम, इसमें भी एक स्वर है कम से कम, इसमें भी कम से कम एक स्वर है, और इसमें भी कम से कम एक स्वर है। इकलौता ये है जिसमें कोई स्वर नहीं है। तो 1 2 3 4 अक्षर, 4 शब्द ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक स्वर शामिल होंगे। तो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी चला गया। नेक्स्ट वन देखिए, कहता है कि डिवीजन और माइनस का स्थान चेंज करो। तो चलिए कर देखते हैं। यहां माइनस रख लिया, यहां हमने माइनस रख लिया, और यहां हमने डिवीजन रख लिया। तो देख लो, 6 4 की 24 कटेंगे ना, उसके बाद 75 माइनस 8 6 48, और प्लस कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो 75 और 4 अगर हम कर लें तो हो जाएगा 79, और इसमें से 48 को घटाना है। तो 9 में से 8 घटाया 1 हो गए, 7 में से 4 घटाया 3 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर ए ने ही स्पष्ट रूप से आंसर दे दिया, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कहता है जीवन में सफल होने के लिए सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी स्टेटमेंट के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो अगर ऐसा करना चाहते हैं ना, तो सभी को क्या करना चाहिए, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी कि जब सभी को कठिन परिश्रम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलेगी। अब देखिए, कहता है कि दिए गए विकल्प में से उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कठिन परिश्रम करने वाला मनुष्य जीवन में संतुष्ट होता है। यहां संतुष्टि और असंतुष्टि की बात ही नहीं हो रही थी, यहां स्टेटमेंट में बात हो रही थी कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए का निष्कर्ष के रूप में लेना देना कोई नहीं है। कठिन परिश्रम के बिना कोई जीवन में सफल नहीं हो सकता, हम यह कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए सभी को कठिन परिश्रम करना होगा। और जब सभी को कठिन परिश्रम करना होगा, यानी जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा वो जीवन में सफल नहीं होगा। तो हम दूसरा कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम के बिना कोई जीवन में सफल नहीं हो सकता।
जो कठिन परिश्रम करते हैं केवल वही पास हो पाएंगे। अब यहाँ पास और फेल की बात नहीं हो रही थी, यहाँ सफलता की बात हो रही थी, और सफलता का लक्ष्य पास और फेल से परे होता है। जीवन का संबंध कठिन परिश्रम से है, तो जीवन का संबंध जो है वो कठिन परिश्रम से है। जीवन का संबंध कठिन परिश्रम से तब होता जब हर लोग कहते कि हम सफल हो जाएं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे एज यूजुअल जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो देखिए चौथा नंबर भी लॉजिकली रूप से प्रूफ नहीं कर पाया, तो हमने इन तीनों को तो डायरेक्ट काट दिया। अब कौन नहीं कट सका, तो बी नहीं कट सका, तो बी को ही आंसर बना लो, इसको छोड़कर दूसरा कोई आंसर जा ही नहीं सकता है। उसी शब्द में छुपे हुए थे जब उसने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो जब सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इसका मतलब बिना कठिन परिश्रम किए हुए आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, हम निष्कर्ष स्वरूप दे सकते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH, केंद्र के विपरीत मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहला काम करो कि एक सर्किल बना लो और इस सर्किल पे बैठने के लिए 8 लोगों की व्यवस्था कर लो, और सभी लोग के मुख केंद्र के बाहर की ओर है। तो हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी व्यक्ति या वस्तु का मुख केंद्र के बाहर हो तो राइट इसका क्लॉकवाइज घूमेगा और लेफ्ट इसका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब कहता है बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथा है, तो तथा किसके लिए, तो बी के लिए। यानी बी जो है वो ए के दाईं ओर चौथा है, तो ऑलरेडी ए बाहर को देख रहा है, तो इसका दायां क्लॉकवाइज चलेगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां कौन आया, बी। और बी के साथ कंडीशन है कि वो ई का पड़ोसी है, तो ई या तो इस प्लेस पे हो सकता है या तो ई इस प्लेस पे हो सकता है। यानी ई के 2 संभावनाएं बनेंगे। अब दोनों में एक संभावना सही होगा मेरे भाई और एक संभावना गलत होगा। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। ई तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब कहता है कि सर ई और एफ के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसके साथ वाइस वर्सा केस आएगा। जी तथा एच के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और जी और एच के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो किधर जी किधर एच स्पष्ट नहीं है, यानी जी और एच के साथ भी वाइस वर्सा केस ही आने वाला है। छोड़ दीजिए। जी तथा बी जी का पड़ोसी नहीं है और बी किसका पड़ोसी नहीं है, तो जी का पड़ोसी नहीं है, यानी ये 2 संभावनाएं जी के लिए कैंसिल हो गई। अब कहता है डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी जहां भी सी बैठेगा उसके बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा स्थान जो होगा वो किसके लिए होगा, तो डी के लिए होगा। अब देखिए ध्यान से, पूछता है ए का पड़ोसी हो सकता है, तो सबसे पहले तो बाबू हमको इस तीनों टर्म एंड कंडीशन को अरेंज करना होगा। आपको मालूम है कि ई और एफ के मध्य में कितने लोग बैठने वाले हैं, सर 2 लोग, और जी और एच के मध्य में बैठने वाले हैं 3 लोग। तो जी को देखिए यहां से भी मना कर दिया गया, यहां से भी, तो 2 पोजीशन ये भी तो खत्म हो गया, यानी 2 4 पोजीशन खत्म हो गए। तो जी को अगर मैं यहां रखता हूं, रख कर देख रहा हूं, तय नहीं है, बस रख के देख रहा हूं। जी को अगर मैं यहां रखता हूं तो जी और एच के बीच में 3 लोग होंगे, तो 1 2 3 इधर से करो या 1 2 3 इधर से करो, एच हमारा यहां हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो उसने क्या कहा था कि ई और एफ के बीच में सर 2 लोग को बैठने हैं, तो जब ई और एफ के बीच में 2 लोग को बैठने हैं तो हम ई को यहां नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम एफ को तो रख सकते हैं। अगर हम एफ को यहां रखते हैं तो 1 2 छोड़ के ई नहीं, एफ को यहां रखे तो 1 2 छोड़ के ई नहीं, एफ को यहां रखे तो 1 2 छोड़ के ई नहीं, एफ को यहां रखे तो 1 2 छोड़ के ई नहीं। इसका मतलब गलती कहां हुई है, तो यहां जी को रखना हमारे लिए सही नहीं है, तो हम लोगों ने जी और एच को यहां से हटा लिया। जब जी और एच को हमने यहां से हटा लिया तो हम दूसरा ऑप्शन जी को यहां देते हैं कि सर जी को यहां रख लो, तो 1 2 3 छोड़ करके हम एच को यहां जगह दे सकते हैं। अब इसने कहा कि ई और एफ के बीच भी कितने लोग बैठे हैं, सर 2 लोग बैठे हैं, तो देखिए तो हम ई और एफ को यहां रख सकते हैं ना, या तो ई एफ यहां होगा या तो ई एफ यहां होगा, 2 कंडीशन। अब जैसा कि उसने कहा हमसे कि डी के दाएं को तीसरा सी है, तो अगर डी को हम यहां रखते हैं
तो इसके दाएं को, क्योंकि बाहर की ओर देख रहा है, तो इसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, हम सी को रख सकते हैं। अब बताइए, ए के बगल में हम जी को तो रख सकते हैं, लेकिन जी के साथ या तो ई का कंडीशन बनता है या तो एफ का कंडीशन बनता है। तो बी ई का पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है, तथा ओ हो बी ई का पड़ोसी था जी। बी ई का पड़ोसी है, तो हमने ई को यहां रख लिया। अब देख लो, ई और एफ के बीच कितने लोग, दो, तो एक और दो करके एफ को रख नहीं सकते, एक और दो करके हम एफ को यहां जगह दे सकते हैं। अब उसने कहा कि डी के दाईं ओर सी तीसरा बैठा है, तो जहां भी डी होगा उसके दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा कौन होगा, सी होगा। और अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। पूछता है कि सर ए का पड़ोसी कौन हो सकता है, तो ए का पड़ोसी जी और डी हो सकता है। अब जी और डी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब एक माइंड में हलचल चल रहा होगा कि सर अगर हम जी को यहां रख लेते, ठीक है, और एच को यहां रख लेते और ई को यहां रख लेते, तब क्या होता। तो चलो हम लोग कर देखते हैं कि अगर वैसी सिचुएशन होती तो अब इसका रूल जो होता वो क्या सेम आता जी और डी, या चेंज हो जाता। तो हमने ए को यहां रखा था और हमने बी को यहां रखा था। अब हमने जी को क्या किया ना कि यहां रख लिया, और एक, दो, तीन छोड़ के हमने एच को यहां रख लिया और ई को यहां रख लिया। तो एक, दो छोड़ के एफ नहीं हो सकता, लेकिन एक, दो छोड़ के एफ हो सकता है। अब उसने कहा कि डी के दाएं को तीसरा सी है, तो डी के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, सी है। अब देखिए ए के बगल में कौन आता, तो ए के बगल में जी और सी आता। क्या हमारा ऑप्शन जी और सी दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो जो भी व्यक्ति ये वाली सिटिंग बनाएंगे उनके अनुसार आंसर नहीं आएगा और फिर उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आंसर हमारा हो गया जी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी इसके एक ही सेटिंग के कितने सिटिंग बन रहे हैं, तो दो दो सिटिंग बनने को तैयार हो रहे हैं। बफरिंग हो रहा है बाबू, यहां बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही है, आपके तरफ से नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। पिक्सल थोड़ा सा कम कर लो, बैलेंस हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद पिक्सल बढ़ा लेना। ये अच्छा क्वेश्चन था। गीता 40 छात्रों के समूह में शीर्ष से 8वां है, तो नीचे से कितना। 40 कुर्सी में से जब 8 कुर्सी निकल गया तो 32 बच गया, 32 से आगे जाएंगे तो 33 नंबर पे मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देख लो टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो 40 है, और गीता शीर्ष से 8वीं है। गीता जो है वो शीर्ष से कितनी है, तो गीता शीर्ष से 8वीं है। अब टोटल 40 लोग में से आपने 8 लोगों को देख लिया, तो बच कितने गए, तो 32 लोग बच गए। इसका मतलब है कि गीता के नीचे जो शेष लोग बचे हुए हैं वो शेष लोगों की संख्या कितनी है, तो 32 है। जो ही हम 32 को क्रॉस करके 33 पे पहुंचेंगे हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो 33 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। नागरिक, चंद्रमा, अनाज। अच्छा बताओ, नागरिक, अनाज और चंद्रमा तीनों का कोई मेल ही नहीं है, यानी तीनों बिल्कुल अलग अलग है। चंद्रमा अलग है, अनाज अलग है और नागरिक अलग है। तो जब तीनों अलग है तो हम चयन करेंगे बी का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट वाला आंसर है। देखिए, दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का था, मैथ में होना चाहिए था। देखो, दिल्ली 1, 2, 3, 4 और 5 लेटर का मिलकर बना है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 कर दो, तो 5 चको 20 तिहाई 60 दूना 120 एकम 120, यानी टोटल 120 तरह से हम इसको सजा सकते हैं, जिसमें सार्थक और निरर्थक दोनों वर्ड शामिल हो जाएंगे। किसका आंसर बाबू सी दिया है, 58 का। इसका आंसर सी दिया है। अच्छा बताइए, क्या सारा अनाज चंद्रमा हो सकता है, नहीं ना। क्या सारा चंद्रमा अनाज हो सकता है, नहीं ना। क्या सारा नागरिक चंद्रमा हो सकता है, नहीं ना। क्या सारा चंद्रमा नागरिक हो सकता है, नहीं ना। 57 का डी एलपीजी। बाकी सर आंसर दिया है सी।
किसका आंसर सी दिया है? कम से कम क्वेश्चन नंबर तो डिक्लेयर करोगे कि सर इसका आंसर सी दिया है, क्योंकि इसका आंसर सी नहीं हो सकता। 53 का नहीं, कभी नहीं। अब बताओ, नागरिक चंद्रमा अनाज, आप इसको अनाज मानोगे तो पूरा अनाज चंद्रमा के अंदर जाएगा, आप इसको नागरिक मानोगे तो पूरा नागरिक चंद्रमा के अंदर जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल गलत दिया, सही करके बी नंबर कर लीजिए। नागरिक, चंद्रमा और अनाज में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, और जब उसमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, समानता नहीं है, तो उसके वेन आपस में टकराएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। नागरिक अलग चीज है, चंद्रमा अलग चीज है, और अनाज जो है ना बाबू वो अलग चीज है। ठीक है, देखिए, धीर, शांत, जिसमें धीर का मतलब धीरज होता है, तो जिसमें धीरज होगा ना वो शांत होगा। तो जो उत्तेजित होगा ना वो नीरस नहीं होगा, क्योंकि जो उत्तेजित होता है हमेशा एक्टिव होता है, तो एक्टिव लोग कभी भी नीरस नहीं हो सकते हैं। वो चुपचाप नहीं रहेगा, अभिमानी यानी उसमें घमंड नहीं होगा, क्योंकि जब वो उत्तेजित होगा ना तो वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा, यानी हम कह सकते हैं क्रुद्ध, क्रुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए, तो एलपी टेक्नीशियन, फीटर ट्रेड, ट्रैक्टर मशीन, डीजल मशीन और मैकेनिक्स ट्रेड के लिए सर की ये 4 बैचेस हैं आशीष सर की, जो मात्र 499 रुपये की मिनिमम फी पे दी गई हैं। आप जो भी बच्चे जिस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो उस सेक्टर को आराम से ज्वाइन कर लो, और सर के साथ चलते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने में इसमें से घटाई। तो मैथ का क्वेश्चन हो गया रे, 62 नंबर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या है मेरे पास, 73541, और फिर कलिंगा को क्या लिखा है, 2168901। देख लो, मुझे तो कॉमन दिख गया, यहाँ ए था 1 है, यहाँ ए था 1 है, यहाँ ए था 1 है, और बाकी इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बस ए ही कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो किसका चाहिए, हर्लिन का चाहिए। देखिए, तो एच के लिए हम यूज करेंगे 5, ए के लिए हम यूज करेंगे 1, आर के लिए हम यूज करेंगे 4, एल के लिए हम यूज करेंगे 6, आई के लिए हम यूज करेंगे 8, और एन के लिए यूज करेंगे 9। 51 46 89, 51 46 89, 51 46 89 ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देखिए, क्या है हमारे पास, CGKO-W। तो देखो, तो 3 में अगर 4 जोड़ देंगे 7, 7 में 4 जोड़ दिया हो गए 11, 11 में अगर 4 जोड़ दिया तो हो गए 15, और 15 में 4 जोड़ दिया तो हो गए 19, और 19 में 4 जोड़ दिया तो हो गए 23। यानी मुझे एस चाहिए। एस किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 छूट गया। अच्छा रुक जाइए, सीट मंगवाते हैं, देखते हैं क्या है 42 में। हाँ नासिर भाई, सेट एक तो भेजिएगा, तो इसमें 42 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, और 2 क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग में डाला हुआ है। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं 42 नंबर छूटा हुआ है, और 2 मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में डाला हुआ है। तो कोई एक सेट भेज दीजिए। हाँ, 2 मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में डाला हुआ है। सेट थोड़ा हमको भेजिए ना, देख ले क्या छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पीडीएफ नहीं भेजिए, कोई सेट नहीं बचा हुआ है, भेजिए ना जो आज ऑफलाइन में हुआ है। हाँ, हाँ तो बोलिए, बोलिए, फोन करके बोल दीजिए कि भेज दे।
देखिए बाबू क्या कहता है, 5 दोस्त राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन एक ट्यूशन बैच में है। राम रोहन से बड़ा है। तो देखिए, तो राम किससे बड़ा है? तो राम रोहन से बड़ा है। अब कहता है रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। तो रवि और शिव दोनों सुनील से बड़े हैं। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है। तो जिनकी आयु यानी कि किसकी किसकी? तो रवि और शिव की आयु जो है वो राम और रवि के 5 दोस्त राम, सुनील, रोहन एक ट्यूशन बैच में है। राम रोहन से बड़ा है। राम रोहन से बड़ा है। रवि और सुनील, शिव सुनील से बड़े हैं। जिसकी आयु राम और रवि के बीच में है। तो जिनकी आयु, किनकी आयु? सुनील की आयु राम और रवि के बीच में है। यदि उन सबको आयु की आरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन आएगा? यहां पे देखिए, यहां पे कुछ खटक रहा है दिमाग में। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, तो ये जिनकी आखिर किसके लिए लिया है? रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। तो रवि और शिव सुनील से बड़े हैं। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, तो राम और रवि के बीच में जिनकी कह सकता है रवि और शिव के लिए, लेकिन फिर वो कह रहा है कि राम और रवि के कहां है? बीच में है। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है। अगर हम सुनील की आयु राम और रवि के बीच में ले लेते हैं तो सुनील से बड़ा रवि भी है और सुनील से बड़ा शिव भी है। अगर हमने राम लिया और हमने रवि के बीच में सुनील हो नहीं सकता। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, ये जिनकी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है रे बाबू। जिनकी कहने का मतलब हो गया रवि और शिव की आयु राम और रवि के बीच में है। तो राम और रवि के बीच में नहीं हो सकता है। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, तो राम और रवि के बीच में है। अब सुनील तो नीचे है, तो जिनकी अगर हम शिव के लिए ले तो अब सुनील को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी। यहां कुछ क्वेश्चन में एरर है। जिनकी आयु राम और रवि के बीच में है, तो यहां अगर जिनकी लेगा तो जैसे ही उसने बोला कि रवि और शिव सुनील से बड़े हैं, जिनकी आयु, तो जिनकी यहां रवि और शिव के लिए हो जाएगा। 31 नंबर आज हुआ है जी। पहले 69 देख लेने दीजिए। कितना नंबर छूटा हुआ है बाबू? 42 नंबर। क्या क्वेश्चन है? अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे 7 बजे सही सेट कर दिया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बजा रहे थे, तो सही समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है रे बच्चा, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, अब कहता है कि अरुण ने एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ती है। तो 3 मिनट में जब घड़ी 5 सेकंड आगे बढ़ती है, इसका मतलब है कि 6 मिनट में घड़ी 10 सेकंड आगे बढ़ेगी। क्लियर है? अब जब 6 मिनट में 10 सेकंड आगे बढ़ेगी, इसका मतलब 6 दहिया 60, तो 10 दहिया 100, यानी 1 घंटा में 100 सेकंड। 100 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट और 40 सेकंड आगे बढ़ती है। ठीक है, ध्यान से समझोगे, अच्छा क्वेश्चन है। 3 मिनट में घड़ी कितना सेकंड आगे बढ़ती है बाबू?
5 सेकंड। तो 3 मिनट में जब 5 सेकंड आगे बढ़ती है तो 30 मिनट में 15 है या 50 सेकंड, और 60 मिनट में 100 सेकंड। तो 100 सेकंड का मतलब 1 मिनट 40 सेकंड हर घंटे घड़ी बढ़ जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार कहा गया उसे सुबह 7 बजे सही सेट कर दिया गया, उसी दिन दोपहर में घड़ी 4:15 बजा रहे थे। ठीक है, तो बताइए हमने घड़ी को सही सेट किया था कितने बजे? 7 बजे। ठीक है, अब घड़ी हमको क्या समय बता रही है? तो ये खराब घड़ी जो हमको है ना, वो 4:15 का समय दिखला रही है। तो ये खराब घड़ी जो हमको 4:15 का समय दिखला रही है, यानी रियल समय जो है वो 4:15 से कम होगा, क्योंकि हर बार घड़ी क्या कर रही है? तो 1 मिनट 40 सेकंड बढ़ रही है। तो देखिए, तो अगर हम राउंड फिगर 4 बजे तक का हिसाब ले तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी 4 बजे तक जाने में घड़ी 9 घंटा चली है। और 9 घंटा में घड़ी टोटल 900 सेकंड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। और 900 सेकंड बराबर हो गया 900 सेकंड बराबर हो गया 900/60, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट कितना मिनट? 15 मिनट। तो जो गलत घड़ी समय बता रहे हैं ना 4:15, यह 15 मिनट ज्यादा समय बता रही है। कितना मिनट ज्यादा समय बता रही है? 15 मिनट। इसलिए सही समय बराबर 4:15 - 15 मिनट इक्वल टू 4 बजे। तो सही समय क्या बजेगा? तो 4 बजेगा। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। 3 मिनट में 5 सेकंड आगे जाती है, बोलो हाँ। तो 6 सेकंड में 10 सेकंड आगे गई 6 मिनट में, और जब 6 मिनट में 10 सेकंड आगे गई इसका मतलब 60 मिनट में 100 सेकंड आगे गई, और 60 मिनट में 100 सेकंड आगे गई इसका मतलब हर घंटे 1 मिनट 40 सेकंड घड़ी क्या होती है? फास्ट। अब हमने सुबह 7 बजे घड़ी को मिला दिया है, लेकिन घड़ी अपना खराब वाला समय दिखाती है 4:15। तो ये खराब वाली घड़ी जो 4:15 बतला रही है, यानी कहीं ना कहीं ये बढ़ा हुआ टाइम बतला रही है, क्योंकि घड़ी का नेचर है 1 मिनट 40 सेकंड फास्ट होना। तो ये 4:15 से पहले का समय बता रही होगी रियल घड़ी। तो हम 4 बजे राउंड फिगर लिए, तो 7 बजे से 4 बजे तक जाने में 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 9 घंटे लगेंगे। अब 1 घंटा में घड़ी का नेचर था 100 सेकंड तेज होने का, तो 9 घंटा में घड़ी 900 सेकंड तेज हो गई। अब इस 900 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी 15 मिनट। यानी ये जो 4:15 का समय बतला रही है घड़ी, ये 15 मिनट बढ़ा हुआ समय बतला रही है। तो रियल समय 15 मिनट पहले होगा। तो 4:15 में से 15 मिनट को माइनस कर लीजिए, यानी वास्तविक समय 4 बजे होगा। और 4 बजे देख लो किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो 4 बजे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, आपने पूरा क्वेश्चन ही लिख डाला? कोई नहीं बाबू, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, तो सी से डी होगा। बोलो होगा कि नहीं? वाई से 25 से 23 22 होने के लिए 3 घट गए, और 22 में 3 घटा तो 19, तो 19 में 3 घटेगा 16 होगा। डी के साथ पी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो गया। सोहन की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी, तो राहुल की पत्नी की बेटी का पति है। इसका कौन है? पति है। अब पूछ रहा है सोहन राहुल से क्या संबंध रखता है? तो सोहन जब राहुल की बेटी का पति है यानी दामाद है। ऑप्शन नंबर डी, बेटी का पति है यानी क्या है? दामाद है। ऑप्शन नंबर डी देख लो। दी गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई संख्याओं के समान विशेषता रखती है। 29 एक प्राइम नंबर है,
43 प्राइम नंबर, 59 प्राइम नंबर, 53 प्राइम नंबर, 89 भी प्राइम नंबर, 87 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 81 भी कट जाएगा, 79 प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन था, आज की सभा यहीं बर्खास्त की जाती है। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी बच्चे आप लोग मैथ का डिस्कशन करोगे, उसके बाद साइंस का डिस्कशन करोगे। तो चलिए, आज की सभा हमारी यहीं क्या होती है, बर्खास्त होती है। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी। 42 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्चुअल था। जिनको कॉन्सेप्ट मालूम है उनके लिए गेम बड़ा ही आसान था।
चलिए सभी लोगों को नमस्ते। मेरी आवाज़ जा रही होगी और हम लोग शुरुआत करेंगे। साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अब ये साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अपने साइंस के क्वेश्चंस का। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका डेली ये टेस्ट अब आपका हो रहा है और 75 क्वेश्चन का टेस्ट आपका डेली ऑफलाइन सेंटर पे होता है। तो आप सभी लोग सेंटर पे टेस्ट देते हैं। एएलपी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका रेलवे के किसी एग्जाम के लिए आपके लिए काम करेगा। चाहे आप एएलपी का तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं रेलवे का, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको काम करेगा। उसी कड़ी में हम इसका डिस्कशन करने के लिए आए हैं आपके सामने में। पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है और ये रिएक्शन से क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, बाद में होगा इसके बाद। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम बात करते हैं। इसका रिएक्शन जो करवाना है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ कराना है। तो मेरे भाई अगर कॉपर ऑक्साइड की हम बात करते हैं और इसका रिएक्शन किससे, तो HCl से कराना है। जब इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और CuCl2 का निर्माण करता है। और साथ ही साथ यहाँ से हमारा क्या तो कहेंगे H2O, जो जब पानी की मात्रा होती है वो बाहर चली जाती है। और अगर बैलेंस करना हो 2 हाइड्रोजन 2 से गुना कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट रूप से एक बैलेंसिंग इक्वेशन हो जाएगा। तो जब हमारा कॉपर के ऑक्साइड्स का रिएक्शन जब हमारे एसिड के साथ होता है, वह कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस यौगिक की हम बात करते हैं जिसका उपयोग करके हम बोरेक्स का निर्माण करते हैं। मेरे भाई बोरेक्स कहने का मतलब है, बोरेक्स कहने का मतलब है, आपको यह समझना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो Na2 हमारा बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 हमारा होता है और पानी के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 10 H2O होता है। ये बोरेक्स हमारा होगा। अब इस बोरेक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखना कि इस बोरेक्स का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर साबुन वगैरह की बात करते हैं या मोमबत्ती की बात करते हैं, साबुन बनाने की बात करते हैं, इन सब में भी इस्तेमाल करते हैं। तो साबुन बनाने की अगर हम बात करते हैं उसमें यूज करते हैं, या मोमबत्ती की बात करते हैं वहां भी यूज करते हैं। साबुन बनाने की बात करते हैं, मोमबत्ती बनाने की बात करते हैं, इन सब के निर्माण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे बोला गया किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, तो इसी बोरेक्स में हम कहते हैं कि धोवन सोडा होता है। इसी बोरेक्स में क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर धोवन सोडा होता है, क्योंकि अगर धोवन सोडा की हम बात करते हैं तो इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये जो वॉशिंग सोडा होता है मेरे भाई, ये कहां पर इस्तेमाल होता है, तो कहेंगे डिटर्जेंट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो कहेंगे डिटर्जेंट में करते हैं, या अगर आप साबुन बनाते हैं तो उसमें करते हैं, या अगर आप यहां पर डिटर्जेंट साबुन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बोरेक्स में भी इसको हम लोग मिलाते हैं जहां पर ये भी आपका बनाता है। तो ध्यान रखेंगे, धोवन सोडा वॉशिंग सोडा को कहते हैं, और ये जो धोवन सोडा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, जो उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये पानी की अस्थाई कठोरता की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई, पानी की अस्थाई कठोरता को ये दूर करता है। पानी की अस्थाई जो कठोरता होती है, पानी की अस्थाई कठोरता को क्या करता है, कहेंगे यहां पर दूर करने का काम करता है, दूर करता है। इस बात को ध्यान रखना, जो पानी की अस्थाई कठोरता परमानेंट हार्डनेस होता है, जिसको हम बॉयल करके कम नहीं कर सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पानी की अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना होगा तो उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट वगैरह में डालते हैं तो कपड़ा वगैरह देखिएगा झकाझक साफ हो जाता है, क्योंकि उसका हार्डनेस कम हो जाता है। तो अगर किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में करेंगे तो धोवन सोडा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसका इस्तेमाल कहां पे, पायरेक्स ग्लास जो होता है उसमें भी यूज करते हैं। कहां पे, तो पायरेक्स जो हमारा ग्लास होता है, पायरेक्स कांच की बात करते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न से संयोजी बंधन किसमें नहीं बनेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सहसंयोजक बंधन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, एक ही लाइन में आप जान लीजिए कि सहसंयोजी बंधन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर सहसंयोजी बंधन की बात करते हैं तो याद रखना ये किसके किसके के बीच में बॉन्ड बनाता है, तो अधातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनाता है। एक अधातु, दूसरा भी हमारा क्या, तो अधातु। तो अधातु और अधातु के बीच में जो बंधन का निर्माण होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब उसी के बारे में आपसे बात कर रहा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कौन बंधन नहीं बनाएगा, तो ऑक्सीजन और धातु है, और धातु और धातु के बीच में बॉन्ड, यानी एक और धातु, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये आप कहेंगे ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, इसका भी 2, 2 और यहां पर इसका भी 2। तो दोनों मिलकर के साझेदारी करेगा और यहां पर क्या करेगा, तो ये इसके साथ साझा करेगा, ये इसके साथ साझा करके ऑक्टेट पूरा करेगा और ये डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, और इसको हम बोलते हैं यह सहसंयोजक बंधन होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करता है तो इलेक्ट्रॉन यहां जो बंधन का निर्माण करता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आपसे यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये दोनों अधातु है, CH4 में भी कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु होता है, यहां भी सहसंयोजक बंधन बनेगा। नाइट्रोजन अधातु, ये भी अधातु, यानी कि इन तीनों की अगर बात करते हैं तो इसमें आप कहेंगे सहसंयोजक बंधन बनने की संभावना बनता है। तो यहां पर सहसंयोजक बंधन बनेगा, क्योंकि तीनों के तीनों की अगर हम बात करते हैं, तीनों के तीनों हमारे क्या है, तो अधातु अधातु के बीच में बंधन का निर्माण कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, ये जो पहला है इसमें मैग्नीशियम है, और इसको आप देखिए तो ये हमारा कहीं ना कहीं धातु है। क्लोरीन को देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच में जो बंधन का निर्माण होता है इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये यहां पर आयनिक बंधन का निर्माण करेगा, तो कहेंगे यही ऑप्शन हमारा राइट होगा, जो कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण हमारा नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर उच्च पोषीय स्तर में रसायनों के संचयन की जो प्रक्रिया होती है उसको बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, उसी को जैविक आवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी प्रकाशित की गई थी वो 1872 में, 1869 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन 72 में ये प्रकाशित कर दिया गया था मेंडलीव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किसी दंड चुंबक के बाहर, यानी किसी चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के लिए गलत स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। तो गलत स्टेटमेंट को चूज करना, तो आप कहेंगे सर अगर ये हमारा यहां पर चुंबक है तो इस चुंबक में क्या बनेगा, तो कहेंगे एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर साउथ पोल होगा। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। अब नॉर्थ पोल से कोई रेखा निकलेगी साउथ पोल में जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है इसके मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, और आपको ध्यान रखना मेरे भाई अगर बाहर की बात करते हैं तो ये नॉर्थ से किधर जाएगा, तो कहेंगे साउथ, बाहर में नॉर्थ से किधर जाएगा, तो कहेंगे यहां पर साउथ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एगो नॉर्थ है एगो साउथ है, नहीं एलपी है, है इसको नहीं चाहिए, हाँ। बचिए ना 2 मिनट। तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आप देख पा रहे हैं इसकी बात करते हैं, इसके बारे में पूछा गया। ये चुंबकीय बल रेखा है, यहां पर क्या है मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये यहां पर चुंबकीय बल रेखा, याद रखना ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर चुंबकीय बल रेखा की बात करते हैं। और जो चुंबकीय बल रेखा होता है ये कैसी राशि है, तो याद रखना ये सदिश राशि होता है। और बहुत सारे चुंबकीय बल रेखा के समूह को क्या कहते हैं, इसके समूह की अगर बात करते हैं, इसका जो ग्रुप होता है इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लक्स कहते हैं।
इसी समूह को फ्लक्स यानी फाई से दिखाते हैं। और याद रखना मेरे भाई कि फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, कहेंगे यहां पर वेबर होता, आपको पता होना चाहिए। अब मामला क्या है कि अगर चुंबकीय बल रेखा अगर सदिश राशि है तो चुंबकीय बल रेखा अपने आप को या किसी दूसरे को ये नहीं काटती है। अगर ये काटेगी तो किसी एक बिंदु पर इसमें दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह वेक्टर का सदिश का उल्लंघन करेगा। सदिश कहता है किसी भी एक बिंदु पर एक ही दिशा होना चाहिए, लेकिन किसी बिंदु पर दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। छेद रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, बिल्कुल नहीं करती है, यही गलत हो गया, गलत को चूज करना था आंसर। छेद रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। छेद रेखा दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है, यानी कि यहां पर आकर के मर्ज होता है, तो कहेंगे ये विलीन होती है उसी में, ये सही है। छेद रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यहां से नॉर्थ पोल से निकलती है, ये बात सही है, तो गलत हमारा पहला ही था आंसर। नेक्स्ट, डैश के बीच दूरी गोलीय दर्पण और फोकस दूरी कहलाती है। मेरे भाई एकदम आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए कि गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा कैसा दर्पण है, तो कहेंगे ये हमारा अवतल दर्पण है। और इस दर्पण की अगर बात करते हैं तो ये इसका क्या प्रधान अक्ष, ये इसका पोल, और यहां पर सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस। अब मामला क्या है उसको समझना है। कह रहा है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण यानी कि दूरी आपको बताना है, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूरी हम लोग कहां से दर्पण में मापते हैं, तो उसके पोल से। पोल से इधर जाएंगे तो प्लस, प्लस से इधर जाएंगे तो माइनस। अगर पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को देखते हैं, इसको फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, और इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। तो ये हमारा पोल से कोई भी दूरी मापते हैं तो पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर फोकस दूरी। तो अब आपसे पूछा गया है कि फोकस दूरी हमारा कौन होगा, तो फोकस दूरी हमारा ये होगा। इसका मतलब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होगा। इसका मतलब है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी या ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यही हो जाएगा फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान, रेलवे सामान्य विज्ञान का बुक आप मार्केट में देखे होंगे। ये रुक्मणी पब्लिकेशंस की ये बुक आई है। जैसा कि मैं आपके सामने में आपको दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, ये रुक्मणी पब्लिकेशंस की ये बुक है, जिसमें 9500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको दे रखा है। उसमें भी याद रखना कि 2018 से लेकर के 2022 तक के रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एग्जाम हमारा यहां पर एलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे जेई का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, यानी किसी का भी एग्जाम की हम बात करते हैं तो इस बुक में उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करके डाला गया जो पूछा है। तो एक बार आपको, चूंकि आप रेलवे की अगर तैयारी करते हैं और इस साल इन सभी की वैकेंसी आपके सामने है, तो इस बुक के चैप्टर वाइज जो कर दिए गए हैं क्वेश्चन, उसको एक बार जरूर आपको बना जाना है। अगर आपको लगता है कि हम खुद कर लेंगे तो आप खुद खरीद करके मार्केट से रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज वहां से आप कवर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ करके इसको कम समय में बेहतर तरीके से अगर कवर करना है, तो आप मेरे साथ जुड़ करके, इसमें 9500 क्वेश्चन है, लेकिन हम 95 क्वेश्चन आपको 9500 क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे। हम इसमें से क्या किए हैं, चैप्टर वाइज में से जो जो क्वेश्चंस इजी था उसको छोड़ दिए हैं, जो जो क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम कलेक्ट किए हैं, और कलेक्ट करके 3000 क्वेश्चंस का संग्रह बनाए हैं। और ये 3000 क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन इस बुक का होगा जो अपने आप में काबिल तारीफ है, अपने आप में वो क्वेश्चंस आपको बनाने लायक है, उस क्वेश्चंस पर सोचने लायक है, वो क्वेश्चंस बढ़िया है। तो 3000 क्वेश्चन को मैंने इसमें से निकाला और चैप्टर वाइज करके मैं आपको स्टार्ट किया हूं। ये 15 मार्च से हमारा ये क्लास स्टार्ट होगा, और ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, तो ऐप पर जाइएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आप सिर्फ और सिर्फ 3000 सर्च कीजिएगा, आपको रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान का ये दिख जाएगा। आप इस बैच से इनरोल हो करके 200-300 रुपया आपको लगेगा, लेकिन एक बार में इन सभी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से आप क्या होगा, तो एक बार रूबरू हो जाइएगा, ताकि जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। तो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको जुड़ना है तो 15 मार्च से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। 3000 क्वेश्चन का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, आप इससे जुड़ करके आप यहां से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर मेरे भाई कह रहा है क्वेश्चन में कि समान लंबाई है, इसका मतलब लंबाई में कोई अंतर नहीं है, तो लंबाई का मान नियत हो गया। उसके बाद मोटाई भी समान है, तो चलो मोटाई भी समान है, इसका मतलब डायमीटर इसका क्या, तो कहेंगे कांस्टेंट है। उसके बाद कह रहा है कि वाले टंगस्टन की बात करते हैं, मैग्नीज की बात करते हैं और कठोर रबर की बात करते हैं, इनके तार का समान विभवांतर हमारा आरोपित होता है, तो क्या होगा, यानी कि इसमें विभवांतर का जो वैल्यू है ये भी क्या है, तो कहेंगे कांस्टेंट है। मेरे भाई मेरे सामने में एक रिलेशन आता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में A। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई इन सभी की बात करते हैं, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। अब यहां पर L और A की बात करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर डायमीटर अगर कांस्टेंट है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो भी क्या होगा, कहेंगे कांस्टेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों क्या हो गया, तो कहेंगे यहां पर हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है मेरे भाई इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये समानुपाती हमारा किसका, तो रो का होगा। और रो क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ये पदार्थ पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किस पर, तो याद रखना रो जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अगर ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तो रेजिस्टेंस भी इसी पर निर्भर करेगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा, इसका मान ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, इसका मान कम। अब मामला क्या है मेरे भाई, अगर टंगस्टन की बात करते इसका रेजिस्टेंस हमारा सबसे कम होता है। याद रखना अगर हम इस टंगस्टन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है ये निम्न प्रतिरोध माना जाता है। टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होगा, तो निम्न प्रतिरोध हमारा होगा। और ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू RI। तो आप कहिएगा कि सर अगर वोल्टेज को भी क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट मानने के लिए, क्योंकि आपको बोला है कि वोल्टेज को भी कांस्टेंट मानना है, तो यहां पर आप कहेंगे सर R और I में रिलेशन उल्टा होगा। अगर निम्न प्रतिरोध इसका है तो इसमें इसका मतलब इसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो टंगस्टन के तार में अधिकतम धारा जाएगी, तो चूंकि इसका प्रतिरोध निम्न होता है तो धारा इसमें ज्यादा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए, कहीं ना कहीं यहां पे राइट हो जाएगा। बात बाकी और को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता होगा कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वह जूल नामक साइंटिस्ट ने बताया है। और एक दो बात आप जान लीजिए, एक आपके सामने में आता है कौन सा, तो कहेंगे यहां पर विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा का अगर ऊष्मीय प्रभाव की अगर बात करते हैं तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव का कंसेप्ट दिया ये जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा बात याद रखना, विद्युत धारा की हम बात करते हैं तो जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की अगर बात करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, ये कौन साइंटिस्ट कहेंगे, ऑरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और अगर तीसरे की बात करते हैं तो वह हमारा विद्युत धारा का यहां पर रासायनिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, विद्युत धारा का अगर रासायनिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना ये कौन है, तो कहेंगे यहां पर फैराडे की बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं, फैराडे की बात करते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपका यहां पर एग्जाम में पूछता है। और विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव यहां पर हमारे जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया है, उन्होंने दिया ऊष्मा का H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। अगर किसी तार में करंट का फ्लो होता है I, और मान लेते हैं कि इस तार का रेजिस्टेंस कितना R है और T टाइम के लिए हो रहा है, तो कितना इसमें ऊष्मा डेवलप करेगा। तो याद रखना इसके अंदर अगर आपको ऊष्मा निकालना, H निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, कहेंगे ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो I स्क्वायर R इंटू टी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं तो बताइए कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिएक्शन किसके साथ, अगर हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, कहेंगे इससे हमें यहां पर मिथेनोइक एसिड का निर्माण होता है, जिसको CH3OH के नाम से हम लोग जानते हैं। और याद रखना मेरे भाई कि जो मिथेनोइक एसिड होता है, अगर हम इसकी बात अगर करते हैं, मिथेनोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, इसी को हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर जो जहरीली शराब होता है इसी को हम लोग कहते हैं। एक्चुअली में यही हमारा जहरीली शराब बनता है, यही हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर जहरीली शराब का निर्माण यही करता है। और मिथेनिक एसिड को ही हम लोग जहरीली शराब या मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसको आप मिथेनॉल भी कह सकते हो।
और इसी को आप मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं और यही हमारा जहरीली शराब होता है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, तो कहेंगे ये बनाएगा, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, इसी को स्प्रिट भी कहते हैं, या फिर इसको मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल भी कहलाता, ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा कि रिएक्शन आपके सामने में है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यही होगा। लेकिन एक बात और जानना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ऐसा होने के लिए, तो वो आपका जिंक ऑक्साइड्स होता है। यहां मेरे भाई याद रखना कि अगर हम यहां पर कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां कैटलिस्ट की बात करते हैं तो वह जिंक ऑक्साइड के साथ साथ Cr2, यहां पर क्रोमियम ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे CrO2, इसका ये हमारा कैटलिस्ट के रूप में इसमें काम करता है, तब जाकर के मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन बैच लेने में कोई फायदा नहीं होगा, आपका स्टाफ सही दिमाग से काम नहीं करता है, ओमकार डिजिटल जी का कहना है। अच्छा, नहीं तो अब जो है ये जो आपका ऑनलाइन में 3000 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सभी स्टाफ का दिमाग का बत्ती हम जला देंगे। आपको इस बैच में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो हम आपके सामने डेली रहेंगे, आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि आपके काम का चीज है, डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा कथन जो हमारा सत्य है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर जो जी का मान होगा पृथ्वी के जी के मान से अधिक होता है। नहीं, पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान जी होता है, माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो जी का मान कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता, गलत है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान सही है, ये सही है। एक गेंद को लंबवत जब फेंका गया, यानी एक गेंद को लंबवत फेंका गया, ये गेंद है, इसको सीधा ऊपर 90 डिग्री कोण पर फेंका गया, और कितने वेग से फेंका गया, तो ये 75 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। तो इसका वेग कितना, तो कहेंगे यहां पर 75 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। और जब फेंका गया तो वापस ये कितने देर के बाद वापस आया, तो वापस ये गेंद यहां पर गया और वापस आया। इसका मतलब है जितना देर तक वो हवा में रहा उसको कुल उड़ान काल कहते हैं, और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेगा T=2u/g। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कि हमारा सही है गलत है। मान लेते टाइम चेक करते हैं, तो 2 और कितना वेग से फेंके, 75, और 10 से डिवाइड करिएगा तो 75 दूना 150, यानी कि ये 15 सेकंड का टाइम लेगा, यानी कि यहां से जाने और आने में 15 सेकंड लेगा। इसका मतलब वही बोला है कि एक गेंद को अगर लंबवत आप फेंकते हैं तो वह 15 सेकंड के बाद फिर से यहां से चलेगा और जमीन पर आएगा, 15 सेकंड ही ले रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई जब इतने वेग से हम इसको फेंके हैं तो वह 15 सेकंड के बाद जमीन पर आया। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब 15 सेकंड में इतना, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सिर्फ सही है। इसके आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बेसिक साइंस वाला बैच में मैसेज करते हैं तो उसका आंसर नहीं देते हैं आप सर जी। अच्छा, ओमकार डिजिटल का कहना है। अच्छा, एक बार मैसेज करिएगा, देखेंगे आपका मैसेज क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो सबसे बाहरी को सबसे पहले कक्षा में 2 गो जाएगा, बचा कितना, तो 5 गो। इसका मतलब है सेल की अगर बात करते हैं तो सेल में इसी तरह से हमारा ऑर्डर होता है। सबसे पहले हमारा K, फिर हमारा L होता है, और फिर हमारा क्या होगा, तो M होगा। तो अगर N का मान 1 है तो K, अगर n का मान 2 है तो L, अगर n का मान 3 है तो M। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिएगा कि पहला कक्षा अगर फुलफिल हो गया है, अगर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चल गया है तो दूसरी कक्षा में कितना बचा रह गया, तो 5, 3, 2, 5। तो 5 दूसरे सब सेल में आएगा, तो K के बाद तो L ही ना होगा, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद यहां पर N होगा। यहां पर सबसे बाहरी कक्षा n का होगा, तो n इक्वल टू कितना, तो 4। तो मेरे भाई ये दूसरी कक्षा में हम कहेंगे l हो जाएगा, और ये l सब सेल में होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा राइट। क्योंकि ये पहली कक्षा की बात नहीं करेंगे, दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा तक पहुंचेंगे। पहली कक्षा छोड़ दो, दूसरी कक्षा में हम लोग जाएंगे तो l जो होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, और जाहिर सी बात है N2 की बात करते हैं तो इसका और दूसरा हमारा N2 यही बाहरी कक्षा का भाग लेगा और L का ही भाग लेता है साझेदारी करके। कौन सा ऑक्साइड एका एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, अगर हम लोग यहां पर बोलते हैं बल गा NT की बात करते हैं
तो ध्यान रखना कि एका एल्युमिनियम की बात करते तो वो गैलियम देता है। इसी तरह से सी गे सन पी बी, यहां भी ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर हम बात करते हैं कि एका सिलिकॉन जो आप देख रहे हैं, अगर इसकी बात अगर करते हैं तो आपको क्या देगा, तो कहेंगे यहां जर्मेनियम देता है। तो एका एल्युमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, तो यहां पर एका एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एका एल्युमिनियम गैलियम देगा। तो गैलियम में Ga होता है, इसलिए पहला ही दूसरा ही सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे आपका वही चीज है थ्री। अगला पार्थेनोकार्पी हमारा क्या है, तो पार्थेनोकार्पी क्या है मेरे भाई कि बिना निषेचन का अगर फल का निर्माण करता है उस प्लांट को पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। निषेचन के बिना ही फल का विकास कर देता है तो उसको कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है वो किसके कारण, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल हमारा होता है हमारे ट्रांसफार्मर में काम करता है, और ध्यान रखना है कि इसमें फ्लक्स का फ्लो होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर फ्लक्स का फ्लो होता है, और जो विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ की बात करते हैं, इसको ई से दिखाते हैं, ये -d∅/dt के बराबर होगा, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर ईएमएफ के बराबर होता है। ये फ्लक्स कटेगा तभी करंट का फ्लो होगा, ईएमएफ डेवलप करेगा। तो आप याद रखना कुंडली में गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इनमें से कौन सा बिंदु की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, हमेशा लिखा हुआ है। तो अगर हमेशा की बात करते हैं तो ये हमारा गोलीय दर्पण है, और इस गोलीय दर्पण की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा पोल होगा, यहां सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो मुख्य फोकस होगा। अब बोला गया कि कौन सा, ये तीनों चीज हमेशा रहेगा, तो यहां पर देखिए वक्रता केंद्र हमारा रहेगा, सही है, ध्रुव रहेगा हमारा, ये भी सही है। आपतन कोण बदलते रहता है, तो ध्यान रखना मेरे भाई बिंदु हमेशा अगर कोण देगा तो 1 और 3 देगा, तो ये आंसर होगा राइट। अब कहेगा आपतन कोण कैसे बदलेगा, अगर आपतित हमारा यहां होगा यहां से यहां आएगा, तो इसी तरीके से आपतन बिंदु यहां हो गया। अगर हम कहेंगे नहीं यहां पर आपतित हुआ तो परावर्तित भी यहां होगा, अब आपतन बिंदु यहां होगा। तो आपतन बिंदु इसके सतह पर कहीं भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स जगह नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेरियम 2+ की बात करते हैं, यानी कि 2+ हमारा है, और इसका रिएक्शन किसके साथ, SO4 2- के साथ, और ये दोनों आयन सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो ये बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। और ध्यान रखना मेरे भाई कि जो बेरियम सल्फेट होता है ये हमारा अवक्षेप होता है, और ये जल में अघुलनशील होता है। अवक्षेप होगा, ये हमारा जल में कैसा होगा, तो कहेंगे जल में अघुलनशील होता है। ये जल में कैसा होगा, तो कहेंगे अघुलनशील होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है जल में अविलय होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से आहार श्रृंखला के अनुसार, यानी खाने की बात कर रहा है, तो सबसे पहला चीज है कि धान की बात करते हैं, तो धान को, यानी कि हरे पेड़ पौधे हैं धान, इसको खाने वाला कौन होगा, तो आप कहेंगे सर इसको खाने वाला तब तो टिड्डी हमारा होगा, कीट को बोलते हैं टिड्डी। और टिड्डी को खाने वाला कौन होगा, तो मेढक। मेढक को खाने वाला कौन होगा, तो कहेंगे सांप। सांप को खाने वाला कौन होगा, तो कहेंगे गरुड़। इसका मतलब है मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करते हैं तो ये हमारा हो गया सी। उसके बाद हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ ई। उसके बाद हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा ए। उसके बाद हमारा क्या होगा, तो कहेंगे डी। उसके बाद हमारा क्या होता है, बी। तो CEADB, CEADB ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, यही आर श्रृंखला है, फूड चेन। अगला है कि अंतरिक्ष का रंग अगर काला दिखता है, इसका मतलब वहां पर वायुमंडल नहीं है, प्रकीर्णन नहीं हुआ है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वायुमंडल काला आपको दिखेगा, अंतरिक्ष काला, चूंकि वहां पर वायुमंडल है ये नहीं है। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है। पौधा कहां पे, तो जंगल में उगता है। इसकी पत्तियां यहां पर चुकीले रोम होते हैं, और ये गलती से अगर कहीं पर छू दीजिएगा तो वो अंदर में फंस जाता है और आपको बहुत तेज दर्द करता है, और उसको बोलते हैं बिच्छू बूटी। और याद रखना इस बिच्छू बूटी में होता है फॉर्मिक एसिड, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। जैसे हम लोग बिच्छू के डंक में कहते हैं फॉर्मिक एसिड, सेम यहां पर बिच्छू बूटी, और या फिर आप कहेंगे इसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है।
या फिर मेथेनोइक एसिड की बात करते हैं, इसी कारण दर्द आपको तेज होता है। और आपको अगर ऐसा दर्द होता है तो इस पर बेकिंग सोडा का लेप लगाएंगे तो दर्द आराम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से शुरुआत होता है। सबसे पहले खाना का पाचन हमारे मुंह में होता है। तो सबसे पहला चीज है, पहले उत्सर्जन तो नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, पहले अंतर्ग्रहण करेंगे, यानी कि मुख गुहा में पहले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो उसका डाइजेशन होगा हमारे छोटी आंत में, फिर छोटी आंत में उसका अवशोषण होगा, फिर क्या करेंगे तो उत्सर्जन होगा, यानी कि ये प्रोसेस हमारा चलता है। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, तो यहां पर प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट हो गया। तो आपका साइंस का जो डिस्कशन है ये कहीं ना कहीं यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, आगे हम लोग कल मिलते हैं फिर अपने टेस्ट के डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलिएगा पहला क्वेश्चन मैथ्स का देखेंगे क्या होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बोला गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि 5 अंकों की संख्या कितना है तो 688xy है और 11 और 21 से विभाज्य है तो 8x - 3y प्लस में xy का मान ज्ञात करना है। सुनने का प्रयास करेंगे। 11 और 21 से विभाज्य है तो आप देखोगे 11 और 21 दोनों से विभाज्य है तो 11 और 21 दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 11 और 21 का एलसीएम आपका हो जाएगा 231। इस दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा, दोनों गुना हो जाएगा तो 11 गुना 21 करोगे 221। तो 221 से आप इसमें भाग देकर देखिए क्या कट रहा है तो x और y की मान यहां से आ जाएगा, ये है। और यहां पे अभी x y के जगह पे 2 जीरो मान लीजिए, ठीक है। आप देखोगे 231 से इसमें भाग दोगे तो 2 टाइम जाएगा, ये 2 होगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। ये बताओगे, आप मुझे बताने का प्रयास करोगे ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा। फिर आप इसे भाग दे दीजिए 7 से तो ये 7 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा और 7 दूनी 7 से नहीं, आप इसे कितना से दीजिए, 9 से दीजिए। 9 से देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा। ये घटेगा तो ये 1 हो जाएगा। ये आप बताओगे 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 उतरा। कितने बार में जाएगा तो ये आप 7 दूनी 8 दूनी 16, 9 दूनी 8 से लगाइए, ये 8 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 18। अब बताइएगा यहां से क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा। तो सुनने का प्रयास करोगे ये तब कटेगा जब ऊपर में 48 हो, ऊपर में 48 हो तो इसका मतलब है ये 0 कहां से आया, ऊपर से आया। इसका मतलब है y की मान यहां पे 8 रखना होगा। पहली बात, ये 4 मतलब 4 यहां होना चाहिए था तो 4 यहां होने के लिए यहां कितना होना चाहिए, इस 0 के पास कितना होना चाहिए था कि तो 3 होना चाहिए। 3 में से 9 जाएगा मतलब 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब 0 का इस 0 के मान के पास 3 होना चाहिए, मतलब x की मान 3 हो गया। तो सुनोगे x की मान 3 हो गया, y की मान 8 हो गया। तो आप 3 की मान रखोगे तो 8 तिया 24, 8x है। x की मान 3 रखोगे तो y की मान 8 है, 8 तिया 24 है। और x y दोनों गुना करोगे तो 8 तिया 24, 24 से 24 कट जाएगा, हमारा बच रहा है 24। आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आंसर बताते जाएंगे, आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताएंगे। बोला गया है 11x² प्लस 19x प्लस 8 बराबर में 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोला गया मूल्यों की प्रकृति के संबंध में क्या होगा। अब बताने का प्रयास करोगे मूल्य क्या हो जाएगा। आप देख रहे सब जगह ये दोनों मैन आपको देखना रहता है, ये दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो बराबर के उधर जाके कहने का मतलब जब दोनों प्लस में रहता है तो दोनों मूल्य इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, दोनों का दोनों मूल्य ऋणात्मक होता है, दोनों का दोनों मूल्य ऋणात्मक होता है। दोनों अगर सभी जगह प्लस रहे, ए को नहीं देखना रहता है, ए को नहीं देखना रहता है, ठीक है, ए को नहीं देखना रहता है। अगर यहां पे नेगेटिव रहता, केवल बी नेगेटिव रहता तो रूट्स आर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। दोनों का दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाता, आपका दोनों का दोनों रूट्स आपका पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सी अगर केवल नेगेटिव होता और बी पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो पहला रूट्स पॉजिटिव होता, दूसरा नेगेटिव होता, ठीक है। तो ये सभी जगह प्लस है, बी और सी को मुख्य रूप से देखना रहता तो दोनों जगह पॉजिटिव है तो रूट्स हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, रूट्स हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दोनों तरफ ये a माइनस बी बराबर में 8 है और बोला गया है a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
और ये इधर भी स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर, इधर भी 8 का स्क्वायर 64 होगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 160 है, तो ये 160 हो जाएगा, ये 64 इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, और बराबर में 2ab। अब बताओगे 2ab की मान कितना हो जाएगा, 160 में से 64 घटाओगे 6 हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा 96, तो 2 से कटेगा ये 4 और 8 दूनी 16, 48। ab का मान हो जाएगा 48, ab का मान हो जाएगा 48। चलिए बुआ, बोला गया है एक व्यापारी 1500 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, 20% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। तो सुनने का प्रयास करोगे। बोला गया है 20% छूट दिया जाता है। आप एक चीज़ों को जानते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। सीपी होता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बच्चे बोला गया है 20% का छूट दिया गया है, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80 रुपये में वस्तु खरीदा गया और 20% का लाभ कमाने का प्रयास कर रहा है, तो एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो जाएगा 120। ये दोनों का रेशियो बड़ा जबरदस्त होता है। आप वस्तु को खरीदे, इसका रेशियो भी ले सकते हैं। ये कट गया, 4 से काटोगे ये 2 हो जाएगा, 4 से काटोगे 3। वस्तु को खरीदा गया 2 में, बेचा मतलब अंकित किया गया 3 रुपया, तब जाकर 20 रुपया का 20% का छूट दोगे तो 20% का लाभ होगा। और बच्चे बोला गया है कि वस्तु को खरीदा गया 1500 में, यहां से 2 में, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 1500। तो आप बताओगे 1 का मान हो जाएगा 7 दूनी 14 75 0। ठीक है, आप बताओगे 3 यूनिट का मान अंकित मूल्य कितना होगा, तो 3 से गुना कर दोगे 0, 5 15 7 21 तो 2250। 2250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। चलिए इसे बताएंगे। बोला गया है 2 पे पावर 25 भागा 2 पे पावर 15। आप जानते हैं दोनों भाग में है, पावर आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो पावर घटेगा, 15 में से 25 घटेगा 10, और फिर ये गुना में है तो 10 और पावर फिर जुड़ जाएगा। गुना में पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहता है, तो 10 और 4 14, 2 पे पावर 14, आंसर सी। 2 पे पावर 14, आंसर सी। विकास कुमार, बहुत बढ़िया बउआ, आपका आंसर आ रहा है। इसे बताएंगे। बोला गया चतुर्थ समानुपात, तो बताओगे चतुर्थ समानुपात क्या होता है, तो सर जी BC बटा A होता है। BC बटा A मतलब दोनों संख्या, अंतिम वाले संख्या के दोनों का गुना, चतुर्थ समानुपात, और बटा में A मतलब पहली संख्या से भाग 0.15। दशमलव से ये दशमलव समाप्त हो जाएगा। ये अगर 5 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 7 हो जाएगा, 3 से काटोगे 4, 7 चौके 28। आपका आंसर डी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बउआ आज से आपका 10 PM मतलब कुछ ही देर के बाद, जैसे ये डिस्कशन समाप्त होगा 10 PM से आप लोग लाइव आ जाइएगा। रात 10 बजे से आपका पहला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है। एक हम सीरीज लेकर आए, वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज। वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का एक एक नस उसमें खोल देंगे हम, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से। ये जो प्लेटफॉर्म का ये जो बुक आती है प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज है, और 3200 प्लस MCQ करवाएंगे, ठीक है। पूरा अपडेट क्वेश्चन होगा उसमें, पूरा अपडेट क्वेश्चन होगा ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए, RPF के लिए, JEE NTPC ग्रुप डी जो भी है सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का निचोड़ है इसमें। आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा, आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल फ्री होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये प्रत्येक दिन चलेगा रात 10 बजे से, आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए बउआ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये बताएंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, ठीक है। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दिए, 5 बटा 2 प्लस में 4 बटा 5। पहले ब्रैकेट का क्रिया कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 5 25, 4 ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 5 13, 23 हो जाएगा। 23 और 10 33, अंदर में क्या हो जाएगा, 8 25 और 8 आपका हो जाएगा 25 और 8 33 हो जाएगा। 33 और 10 43, 43 बटा 10 प्लस में 14 है। उसके बाद में ये 1/100 है। अब बताओगे ये 140 और 43, 140 और 43 और बटा में
10 गुना में 100। अब ये जुड़ जाएगा तो ये 3 8 1 और 3 अंक के बाद दशमलव 0, क्योंकि 2 जहां 0 है और 1 0 यहां है, क्या हो जाएगा 0.183 0.183। ये बताओगे, बोला उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो 3a हो जाएगा और परिमाप 24 है, ये कट जाएगा तो भुजा हमारे 8 आ गया। समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, ये कटेगा तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ रहे बुआ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये सर करा दिए हैं, रीजनिंग वाले सर करा दिए हैं। ये बोला गया एक्स ने 1,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। सबसे पहले आप बताइएगा एक्स के लिए, एक्स कितना में 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो वाई का सीपी वाई खरीद रहा है, वाई का सीपी कितना हो जाएगा, तो वाई का सीपी हो जाएगा वस्तु का 1.5 लाख और ये 5% लाभ में बेच रहा है एक्स, तो 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20। 20 की वस्तु कितना में बेच रहा है, 21/20 में, 21/20 में ये कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये 2 से आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 5 दूनी 10, उसके बाद 1 2 ये हो जाएगा। पूरा गुना करोगे 75 गुना 21 करोगे 0 0 हो जाएगा। अब बताओगे कितना हो जाएगा, 75 1 ही 75, बाकी हाथ में 7, 75 दूनी होता है 150, 150 और 7 इतना हो गया। ठीक है, 1,57,000 कार की कीमत हो गया, 1,57,500 रुपये कार की कीमत हो गया, वाई के सीपी हो गया। अब वाई खरीदा है इतना में, अब वाई क्या कर रहा है 2% के लॉस में। अब ये एक्स इतना में बेचा है, एक्स के पास इतना पैसा है, एक्स के पास इतना पैसा है, कितना है तो 1,57,500। अब कार खरीदने जा रहा है तो उसी को फिर क्या करता है, वाई ने 2% की हानि को एक्स को ही बेच दिया, वाई 2% की हानि करके एक्स को ही बेच देता है। तो इस लेन देन में किसको फायदा होगा, तो इस लेन देन में एक्स को फायदा होगा। तो एक बात बताओगे एक्स को कितना फायदा होगा, तो जितना वाई को हानि होगा, अरे एक्स को वही फायदा होगा जितना वाई हानि करेगा, बाकी बात कुछ नहीं होगा। तो वाई हानि कितना कर रहा है, तो क्यों ए भाई साहब आप प्रॉफिट, आपको लग रहा है यहां पे 5% प्रॉफिट कमाए तो वस्तु का दाम भी तो ये हो गया। अब इसी वस्तु को आप खरीदने गए, इसी वस्तु खरीदने गए तो 2% की हानि में, क्योंकि पैसा तो आपके पास इतना है, अगर ना हानि ना लाभ में बेचता तो इतना में ही आपको देना पड़ता पैसा, लेकिन 2% कम किया तो जो 2% कम करेगा, जो 2% कम करेगा उसी के बराबर में क्या होगा, लाभ या हानि होगा। आइए सर, उसी के बराबर में क्या होगा, हानि होगा। तो एक बात बताओगे 1,57,500 का ही 2% जो हानि करेगा उसी का प्रॉफिट होगा, किसको, तो एक्स को, एक्स की प्रॉफिट। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 15 ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 31,50, 31,50 रुपए का लाभ होगा, एक्स की लाभ 31,50 रुपया, 31,50 रुपए की लाभ होगा। आगे बढ़ रहे हैं, बोला गया एक त्रिभुज है ए बी सी, बोला गया है एंगल ए और एंगल ए बी सी यही हो गया, और एंगल ए सी बी ये एंगल हो गया द्विभाजक ओ पर मिलता है, इसका भी द्विभाजक मतलब एंगल बाय सेक्टर, दोनों को 2 बराबर भागों में एंगल को बांट रहा है, ये कहां पे ओ पे मिल रहा है। ठीक है, अब बोला गया है एंगल बी ए सी ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो बोला गया बी ओ सी ये वाला एंगल, आप जानते हैं ये एंगल 90 + a/2 होता है, 90 + a/2 होता है। जब एंगल बाय सेक्टर मिलकर बनता है तो ये आंतरिक मतलब कोण समद्विभाजक, इसका भी आंतरिक कोण समद्विभाजक, इसका भी, तीनों का आंतरिक कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलता है उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, और यही होता है ये 90 + a/2, a का इसका आधा, तो 90 30 का मतलब 60 का आधा 30, तो 90 और 30 9 2 12 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन डी।
ये बोला गया है। इसको गुना करने में दशमलव बिंदु के दाईं ओर से कितने अंक पे आएगा, दशमलव जो है दाईं ओर से कितने पे आएगा। एक बात बताओगे, ये 75 है, यहां पे तो 25 से इसमें भाग लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7, आप जान रहे 7 अंक के बाद दशमलव का नहीं होगा, जैसे 7 मारोगे कट जाए, क्योंकि जीरो भी यहां बनेगा, क्योंकि इसमें 75 में 5 है और इसमें बताओगे 54 है, तो 54 मतलब 2 है, अब 4 है। एक बात बताओगे, अंतिम में 4 है तो इसमें के गो 2 होगा, तो सर जी के गो 4 होगा या के गो 2 होगा, 5 तो यहां से आ जाएगा। तो सर जी अगर 2 से भाग देते हैं अंतिम में, तो देखोगे इधर से जाएगा तो 2 दूनी 4 होगा, 1 7 बच रहा है, मतलब यहां से 1 2 तो 5 दूनी 10, तो एगो जीरो बन गए थे, 1 0 एक स्थान खत्म हो जाएगा। मतलब अभी गिने तो कितना आया था, 6 7 आया था, तो एक जीरो के कारण वो जीरो खत्म हो जाएगा। मतलब जो दशमलव होगा वो 6 अंकों पे होगा। कहां पे होगा, दशमलव जो होगा वो 6 अंकों पे होगा। बोला 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ है, पंकज और रोहित एक ही बिंदु से 2.85 मीटर पर सेकेंड और 5.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। वे कितने मिनट के बाद पहली बार मिलते हैं। भैया ये इसका किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये 0 हो जाएगा, 18 38 54, 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 3/2। 3/2 का मतलब हो गया कितना, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप बोला गया दोनों विपरीत दिशा में चलती है, तो 600 मीटर की दूरी है और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, ये वाला चाल और ये वाला चाल जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 5 8 5 होता है 13, 3 और 1 4, ये अब ये उड़ जाएगा। समय बराबर में दूरी बटा चाल, यही दूरी हो गया और यही चाल हो गया। सापेक्ष चाल लगेगा कि दोनों लोग विपरीत दिशा से आ रहा है, दोनों लोग विपरीत दिशा से आ रहा है। बउआ ये उड़ गया। अब सुनने का प्रयास करोगे, इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा। अगर 5 से काटते हो और ये मिनट में पूछा, ये सेकंड में आ जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए 60 से अभी यही भाग दे दीजिए, तो ये मिनट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिनट। तो 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, 10 से अब 5 से काटोगे, ये हो जाएगा 8 5 40 और 7 5 35 87, मतलब 200 में आप 87 से भाग दे दीजिए, लगभग में कितना आ रहा है देखिएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17। ये हो जाएगा 6 और 9 में से 2 जाएगा 7, 26.0 8 24, 2.3 मिनट, 2.3 मिनट के करीब में, 2.3 मिनट के करीब में, 2.3 मिनट के करीब में। चलिए बुआ, ये बताएंगे, इसका महत्तम समावर्तक बताएंगे। एक बात सुनने का प्रयास करोगे, ये दोनों का एक फैक्टर बताना है। महत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो एक बात बताओगे, a पर पावर n माइनस बी पर पावर n, अगर ये ऑड रहा तो इसकी एक फैक्टर होता है a माइनस बी होता है, जरूर होता है। ठीक है, अगर यही चीजें a पर पावर n माइनस बी पर पावर n इवेन रहा, सम संख्या रहा, तो इसकी फैक्टर एक फैक्टर होता है a माइनस बी इंटू एक फैक्टर होता है a प्लस बी। सुनने का प्रयास करोगे, क्या इसमें कोई तरह का दिक्कत है। अगर यही चीजें प्लस में रहे, a प्लस बी, ए पर पावर n, ए पर पावर n, ये ऑड रहे, तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी होता है। ठीक है, a पर पावर n, b पर पावर n और प्लस में रहे और ये इवन रहे, तो इसका नो फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं होता है। तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो एक फैक्टर होना चाहिए 3 - 1, तो 3 - 1 मतलब 2, क्योंकि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। 3 में से एक जाएगा तो 1, 2 तो कहीं आंसर है नहीं, मतलब ये नियम हमारा फेल कर गया। तो आप क्या करोगे, एक तरीका और लगा सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 5 पावर में 9 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 7 और पावर में 3 पे पावर 5 और ऊपर में 7 माइनस 1, 3 पे पावर 5 कितना होता है, तो 243 पे पावर 9 माइनस 1, ये कितना होगा 243 पे पावर 7 माइनस 1। तो एक फैक्टर इसका क्या होगा, तो 243 माइनस 1 a माइनस बी, तो मतलब 242 हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, तो 243 माइनस 1, इसका भी 242 हो जाएगा। तो 242 मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 242, मतलब एचसीएफ हो जाएगा 242। अच्छा, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता वो कि वीडियो रुक रुक कर चले। एक बार फिर से हम याद दिला देना चाहते हैं कि आज रात 10 बजे से आपका जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खुलेगी।
जो कि परसेंटेज के साथ खुलेगी। ये जो बुक आती है प्लेटफॉर्म का, इसी से हम पूरा का पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आज ही रात 10 बजे से प्रत्येक दिन ये फ्री क्लासेस होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जितना फास्ट चलती है उतना ही फास्ट आपका सीरीज होगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज से ही आपका परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है, एक बार जरूर जुड़िएगा। ठीक है बुआ, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बोला गया है A1, A2, A3 और A4 का औसत कुछ दिया गया है। बोला गया A1 बराबर में 21 है, A1, A2 बराबर और A3 का औसत A2, A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो A4 का मान ज्ञात करना है। मतलब A1 प्लस में A2 प्लस में A3 का औसत क्या होगा, बट्टा में 3, और A2 प्लस में A3 प्लस में A4 का औसत क्या होगा, बट्टा में 3। ये दोनों का औसत बराबर है। 3 से 3 कट गया, ठीक है। A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया, मतलब A1 बराबर में A4 आ गया। तो A1 का मान 21 है, तो A4 का भी मान क्या होगा, 21 होगा। A4 का भी मान कितना होगा, 21 होगा। A4 का भी मान 21 होगा। चलिए इसे बताएंगे। बोला गया त्रिभुज, एक त्रिभुज है ABC। बोला गया है D भुजा BC पर एक बिंदु है। एक त्रिभुज बना लीजिए, पढ़ना नहीं है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता है, बनाया जाता है। BC पर एक बिंदु D है। अब बोला गया है BC कितना है, 16 है। B से C 16 है, और B से D 11 है, यहां से यहां 11 है। बोला गया है एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ADC अगर ये थीटा है तो ये बराबर हो जाएगा एंगल BAC ये एंगल का, ये भी थीटा है, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये पूरा का पूरा यहां से यहां। एक बात बताने का प्रयास करोगे, पूछा है AC, इसकी मान पूछा है। तो ये अगर थीटा है और ये बड़ा ट्रायंगल में अगर थीटा है तो ये तो दोनों ट्रायंगल में है। ये छोटा ADC में भी ये एंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल ABC में भी है, ये कॉमन हो गया। और ये तीसरा वाला जो साइड है, तीसरा वाला जो एंगल है, ये एंगल एक खाली है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल ABC का, बड़े वाला ट्रायंगल ABC का। सिमिलरिटी अगर आप पढ़े होंगे तो बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। तो आप देखिए, जिसको निकालना है छोटे ट्रायंगल में, किसको निकालना है, तो AC को। तो किसके सामने है, तो थीटा के सामने है, तो थीटा के सामने में AC साइड को लेना है। तो इस बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने में कौन सा साइड है, तो BC है, और BC की मान कितना है, 16 है, बराबर में। फिर छोटे ट्रायंगल में जाइए, छोटे ट्रायंगल में जाइए, क्या जाइएगा बताइए, छोटे ट्रायंगल में क्या जाइएगा। तो सर जी छोटे ट्रायंगल में, अच्छा ये 11 है, पूरा 16 है, तो ये 11 है, तो ये कितना होगा, तो इसमें से घट जाएगा तो ये 5 होगा। तो इसमें छोटा ट्रायंगल में 3 एंगल के सामने जाइए, कितना है, 5 है। इसमें भी 3 एंगल के सामने जाइए, तो 3 एंगल के सामने क्या दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल के 3 एंगल के सामने में AC दिख रहा है। आप इधर चले जाइए, तो AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, 16 पंचे 80। एक बात बताओगे, AC का मान कितना हो जाएगा, तो 16 यहां पे है, 16 पंचे 80, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर आएगा तो ये फंस जाएगा, 5 फंस जाएगा, 16 रूट मतलब 4 रूट 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, A, 4 रूट 5 हो जाएगा। चलिए बुआ, आगे बोला गया है इसकी मान बताना, R की मान बताना। हम कहते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो दोनों को स्क्वायर करोगे तो यहां भी R है, यहां भी R है, दोनों जगह R स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49/4। इसको स्क्वायर करोगे तो 49 और 49 गुना 3, 49 गुना 3 बटा में 4, ठीक है। तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 49 यहाँ, 3 गो 49 यहाँ से है, और 1 49 यहाँ, 4 गो 49 हो जाएगा, और नीचे में 4, 4 से 4 कट गया। R स्क्वायर का मान 49, तो R का मान 7 हो जाएगा। R का मान 7 हो जाएगा। ये बताएंगे, बोला गया एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई का मान 22/7 RH, और यह है 264। आप बताओगे 22 से अगर काटोगे तो 22 से कहीं 22, 22 दूनी 44, ठीक है। और इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 6, तो RH का मान 6 सत्ती 42 हो जाएगा। आगे बोला गया आयतन दिया गया, बेलन का आयतन होता है पाई, पाई का मान 22/7 पाई R स्क्वायर H, R स्क्वायर H। एक बात बताओगे, आप मुझे बताओगे R स्क्वायर H ये है कितना,
तो ये 924 है। 22 से अगर 11 से काटते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 11 8 88, 11 चौके 44, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 मतलब 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 2 42 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा। तो आर स्क्वायर और एच का मान हम यूज कर सकते हैं, एच यहाँ से एच रख दीजिए, 42 बट्टा में आर, यहाँ से रख सकते हो 42 एच, क्योंकि आर को एच को रहने दिए, आर उधर भेज दिए, तो 42 बट्टा आर यूज कीजिए। और यहाँ पे इधर है 42 और इधर से 7 बचा, इधर 7 चला जाएगा। तो आर, 2 गो आर में से 1 आर कट गया, 42 से 42 कट गया, तो आर की मान 7 आ गया। अगर आर की मान 7 आया तो दोनों आर और एच दोनों मिलाकर 42 था, तो आर अगर 7 हुआ तो एच की मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एच की मान 6 हो जाएगा। तो बोला गया है क्या, इसके ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई आ गया 6 और 42 डायमीटर हो जाएगा आर का 7 का दुगुना, 7 दूनी 14, इसको काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 3 और 7 आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 और 7। तीन और 7 आगे बढ़ रहे हैं। इसकी मान पूछा है तो इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 5, बउआ 9 गुना 5, तो मतलब 9 निकल जाएगा तो 3√5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 25 गुना 5, 25 का वर्गमूल होता है 5, 5√5, ठीक है। और बराबर में ये दिया गया है 17.88, ये दोनों जोड़ोगे तो 8√5 बराबर में 17.88, √5 बराबर में 17.88 बटा 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी कीजिए, ये 16 पंचे 80, तो 16 का वर्गमूल 4 अंदर में रूट फंस जाएगा, ये हो जाएगा 36 पंचे 180 होता है, 36 पंचे 180, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, √5, 6 4 10, तो 10√5, 10 रहने दीजिए, और √5 का मान कितना है, तो 17.88 बट्टा में 8, ठीक है, 8 ये उड़ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 10, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको 2 से काटोगे, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 चौके 16, उसके बाद 9 2 ये 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, 2 7 चौके 28, 2 से भाग दीजिएगा इसको, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ 22.35, ये आपका आंसर है 22.35। आगे बढ़ रहे बुआ, बोला गया अमीर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। क्या बोला गया, 5:3 है। अब बोला जाता है वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। बोला गया अमीर जो है, यहाँ पे अमीर जो है 2600 रुपया और अली जो है 1800 रुपया, अली जो है 1800 रुपये की बचत करता है, तो उनकी आय ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करोगे तो 25 हो जाएगा और इसको गुना करोगे 27 हो जाएगा, तो 25 और 27 का अंतर कितना है, 2, और यहाँ से भी इसको गुना करोगे और यहाँ से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 26 पंचे 130 होता है, ये हो जाएगा 13,000, और यहाँ से कितना होता है, 18 नमा 162 होता है, 16,200 हो जाएगा। आप ये दोनों का अंतर अगर लेते हैं तो 0 0 2 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, तो 2 का मान 3200 आ गया, अंतर का तुलना अंतर से करोगे, 1 का मान हो जाएगा 1600, ठीक है, 1 का मान 1600 हो गया। उनकी आय, तो 1 की आय कितना है 5, तो 1 की मान 1600, तो 5 की मान 16 पंचे 80, 8000 हो जाएगा। और अली की आय कितना हो जाएगा, 1 की मान 1600 है तो 3 की मान 16, तो ये 4800 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 8400, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें घटाना होगा। अब बताइएगा, एक बात बताओगे, एक पूर्ण वर्ग बनाना है जो कि इतना में से घटाना है। एक बात बताओगे, अगर 25 घटाते इसमें से तो 0 1 10 आता है, और इकाई अंकों में पूर्ण वर्ग के इकाई अंकों में 10 सुनने का प्रयास करोगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये घटाओगे, ऐसे पकड़ सकते हो। अब देखिए, अगर इसको घटाते तो 4, मतलब फंस जाओगे, मतलब एक ही ऑप्शन हमारा कट रहा था, 25 कट रहा था, इसका मतलब है आपको इसको बेसिक से बनाना
पड़ेगा 2 2 2। अब बताओगे इसको बेसिक से बनाओगे, 2 लोगे 2 2, यहां 2 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 4, ठीक है। अब बताओ 2 अंक उतरेगा 35। अब यहां पे क्या रखोगे? तो सर जी यहां पे अगर 5 रखते तो 4 5 20 होता, 5 5, यहां भी 5, तो 5 25 और 4 5 20, 2 22। अब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसको घटाओगे 1, ये कट जाएगा, 5 5 10 50। अब बताओगे यहाँ से उतरेगा 35। अब यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे क्या रखोगे? तो आप 2 रखिए, यहाँ भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, उसके बाद क्या होगा 0, 5 दूनी 10, ये 1 और ये 3, 31 घटाना पड़ेगा। कितना? ये 31 ना रहता तो हमारा काम बन जाता, पूरा का पूरा कट जाता, मतलब पूर्ण वर्ग आ जाता। जो नीचे में बचता है उसी को घटाना पड़ता है, 31 घटाना पड़ेगा बउआ, 31 को घटाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बोला गया एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या 2r दिया गया और तिर्यक ऊंचाई मतलब r जो है 2r दिया गया और तिर्यक ऊंचाई 1/2 दिया गया है। तो बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो पाई r इंटू r प्लस एल होता है, ठीक है। तो पाई r के जगह पे 2r है, ठीक है, यहाँ पे 2r प्लस में 1/2। एक बात बताओगे, ये हो जाएगा पाई इंटू 2r और ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 1 और बट्टा में 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो एक बात बताओगे क्या हो जाएगा? पाई r इंटू में 4r प्लस 1, पाई r इंटू 4r प्लस 1, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसे बताएंगे। बोला गया 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पे 1500 रुपए के राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। इसकी डायरेक्ट फार्मूला होता है कि रूट अंडर डिफरेंस, 2 साल का जो डिफरेंस होगा वो, और नीचे में प्रिंसिपल और इंटू में 100%, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर दिया रहे तो रूट अंडर में अंतर 24 दिया गया है और मूलधन है आपका 15,000 और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से रूट के बाहर लगाना है। ये अगर 24 से काटोगे, इसको 3 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और इसको 8 से काटोगे तो 1000 को 125 बार हो जाएगा, तो ये 625 हुआ। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 5 होगा, मतलब रूट से बाहर निकलेगा तो 25 होगा, 25 गुना 100%, ये घटेगा 25 चौके 100, मतलब 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 4%। बोला गया है कि किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की गई? सबसे अधिक वर्षा किस शहर में दर्ज किया गया? आप देख रहे इस लाइन को दिया गया है, ये सबसे अधिकतम है, और ये कौन सा शहर को दर्शा रहा है? एन को। कौन सा शहर को दर्शा रहा है? एन को। ये सबसे ऊपर दिया गया है। आज की क्लास आपका यहीं पे समाप्त हुआ, आज की क्लास आपका यहीं पे समाप्त हुआ बुआ। अभी थोड़ी देर में एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस सीरीज करके स्टार्ट हो रहा है, जो कि सुपर फास्ट बैच होगा। सबसे पहला चैप्टर हम अर्थमेटिक को उठाए, परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक की जान बोला जाता है। इससे टोटल का टोटल अर्थमेटिक की पूरा का पूरा चैप्टर हम परसेंटेज से ही पढ़ाते हैं, परसेंटेज का फ्रैक्शन मान से ही पढ़ा देते हैं। आप एक बार जरूर जुड़कर प्रयास करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा सोच एकदम चेंज हो जाएगा मैथ के प्रति। एक बार जरूर आप जुड़िएगा, आज ही रात 10 बजे से, आज रात 10 बजे से जब तक कि परसेंटेज समाप्त नहीं हो जाए, देख लेते हैं कितने बजे तक आप लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। सभी को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, बता भी दीजिएगा 10 बजे से, ठीक है बुआ।